So I come from a very small town called Ambikapur, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा, छत्तीसगढ़। वहाँ पे जब हम छोटे थे तो एक कहावत चलती थी, कहावत लोकल लैंग्वेज में, मगर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। वो लाइन्स है कि छोटे छोटे गांव में खोलते हैं स्कूल जी, 5 ठो कक्षा आए 1 ठो गुरु जी। छोटे छोटे गांव में खोलते हैं स्कूल जी, 5 ठो कक्षा आए 1 ठो गुरु जी। वही हेड मास्टर और वही है चपरासी, ऐसा स्कूल में शिक्षक लाए फांसी। जे दिन बच्चा मन आए वो दिन शिक्षक मन नहीं आए, जे दिन शिक्षक मन आए वो दिन बच्चा मन नहीं आए, जे दिन दोनों आए वो दिन छुट्टी। सो ऐसे एक स्कूल में पढ़ाई मेरी शुरू हुई थी, अंबिकापुर नाम की जगह में। अब आप सोचिए ऐसे स्कूल में कोई फेल हो सकता है? मैं हो गया था क्लास 6 में। और जब फेल हुआ उसी समय मेरे जो डैड हैं, मेरे पापा हैं, पिता हैं, वो अंबिकापुर के हिसाब से एक बहुत बड़ा होटल बना रहे थे, way ahead of his time and the crowd of Ambikapur at then. और जब लगभग पूरा होटल बन गया तो एक दिन I was around 6-7 years, मेरा एक छोटा भाई है, वो 2-3 साल का था, और my mom came and she was very upset and both of them they started talking in front of both these kids. The elder was me. मेरी माँ का एक पॉइंट था, वो पॉइंट ये था कि ये होटल चल ही नहीं सकता। And my dad was simply smiling because dad ने सब कुछ लगा दिया था, कर्जा भी ले लिया था, बैंक से भी लोन ले लिया था, मार्केट से भी ले लिया था, everything was put and we knew it कि अभी सब कुछ इसी में है। If this doesn't work, we are on roads. तो जब मॉम ने ये बोला कि ये होटल चल ही नहीं सकता, तो मैंने प्लान कर लिया था कि फुटपाथ में बगल में जब सोएगा मेरा छोटा भाई तो उसको रात भर मच्छर नहीं काटे, उसके लिए मुझे क्या करना है इन सब के बीच में। बट माई डैड वॉज सिंपली स्माइलिंग। तो डैड ने पूछा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये होटल नहीं चलेगा? तो मॉम ने कहा बिकॉज इसका वास्तुशास्त्र पूरा गलत है। आपने साउथ में पूरे बिल्डिंग की पानी की टंकी बना रखी है गड्ढे के अंदर, और नॉर्थ में आपने पूरा बिल्डिंग खड़ा कर रखा है। नॉर्थ में वजन नहीं होना चाहिए और साउथ में गड्ढा और पानी नहीं होना चाहिए। माई डैड वॉज स्टिल स्माइलिंग। और इन दोनों के बीच में जैसी बात चल रही थी, हम दोनों बच्चे ऐसे टेनिस जैसे देख रहे थे, ऐसे ऐसे दोनों की बात। मुझे लगा मैं मॉम है, माँ है, बोल रही है तो सही है, उन्होंने बोल दिया तो ऐसा ही होगा, अब तो कुछ बदल नहीं सकता। आई वॉज टोटली ऑन हर साइड दैट माई डैड हैज मेड अ मिस्टेक। एंड देन माई डैड ओपन्ड हिज माउथ। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड इन फ्रंट ऑफ द किड्स वाज, मेरी माँ का नाम उर्मिला है, उनको प्यार से उर्मिल बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। तो बोले उर्मिल, आप कौन से शहर में, आप कौन से देश में पैदा हुई, कौन से देश में जन्म हुआ आप? मॉम वाज अ लिटिल अनॉयड एंड एम्बेरेस्ड कि कैसा सवाल है बच्चों के सामने, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान ऑफ कोर्स। सो माय डैड सेड, आपको पीछे तक आवाज आ रही है मेरी? तो माय डैड सेड कि उर्मिल, आपके देश के साउथ में, एक्सट्रीम साउथ में, दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, और आपके नॉर्थ में दुनिया का सबसे ज्यादा वजन है हिमालय पर्वत। आपके हिसाब से तो पूरे देश का ही वास्तु गलत है, तो उसके अंदर एक प्लॉट का वास्तु ठीक करके मैं क्या हो जाएगा? सडनली आई फ्लिप साइड ऑन माय डैड। आई सेड ये बढ़िया व्यक्ति है, ही इज टॉकिंग लॉजिक। वो उस दिन का जो द्वंद है मेरे जीवन में जो शुरू हुआ वो आज तक चल रहा है, बिकॉज मॉम डैड की लव मैरिज है। मेरे डैड जो हैं वो नेचुरली गुप्ता हैं, आप मुझे देख सकते हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों ये सरनेम गुप्ता जो है ना, उसके साथ ना राइटर, सोल्जर, ये सब वर्ड जाते ही नहीं। जाता है गुप्ता किराना भंडार, गुप्ता STD-PCO, गुप्ता मेडिकोस, गुप्ता भोजनालय। तो मैं प्रॉपर हलवाई हूँ। तो डैड वो थे, लेकिन मेरी माँ, एज शी हैज ऑलवेज कोटेड हरसेल्फ एज अ उच्च कोटि ब्राह्मण। तो उनकी जो समझ है और डैड के जो लॉजिक्स हैं वो आपके सामने खड़ा है मिश्रित रूप में, वो मैं हूँ। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब 6th क्लास में हम फेल हो गए थे, तो हम पहुंचे रायपुर, विच इज नाउ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। वहाँ एक स्कूल है ज्ञानगंगा एजुकेशनल अकेडमी, नाम से हिंदी है मगर इंग्लिश मीडियम स्कूल। पहला दिन था, 6th फेल हो गए, 6th रिपीट कर रहा था, लेकिन नए बैचमेट्स को और वहाँ के टीचर्स को ये नहीं बताया गया था कि आई एम रिपीटिंग द सेम क्लास। और एक उड़ीसा के एक सर आए, उनका नाम था मिस्टर ओम पुहान, हमारे हिस्ट्री टीचर थे। उनका भी पहला दिन था और मेरा भी पहला दिन था।
और मिस्टर ओम पोहन ने पहला सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि पूरे क्लास से गिव मी द शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। फेल हो गया था लेकिन थोड़ा बहुत आता था। मैंने हाथ उठाया, आई वाज जस्ट वांटिंग टू इम्प्रेस माय न्यू टीचर। तो मौका मिला 2-3 लोगों के बाद, मैंने ग्राहम बेल से लेके और वास्को डी गामा तक जितने नाम याद थे मैंने सारे चिपका दिए कि ये सब जो हैं ये डिस्कवरर्स हैं और ये जो हैं ये इन्वेंटर्स हैं, इन्होंने ये किया, उन्होंने किया। वेरी गुड, सिट डाउन। फिर वो दूसरों को मौका देने लग गए। मुझे लगा ये आदमी अभी मेरे से इंप्रेस नहीं हुआ, आई विल हैव टू ट्राई इट अगेन। सो आई रेज्ड माय हैंड्स अगेन। He gave me another chance. I said a few more names. He said very good, sit down. और लोगों के पास गए, मुझे लगा अभी भी मेरे को कन्विंस करना पड़ेगा। मैं तीसरी बार हाथ उठाया and it backfired badly on me. क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं ना, वो ऐसे नहीं करते हैं, सर सर सर। तो मैं इरिटेट कर गया गलती से उनको, unintentionally. And then he gave me the third chance. He said, stand up. What is your name? 6th class का student. I said, Akshat Gupta sir. He said, you know what Akshat, क्योंकि मैं बहुत लंबे दे रहा था डिस्कवरी और इन्वेंशन का डिफरेंस, एंड ही सेड इट इज वेरी पर्टिकुलर एंड क्लियर, गिव मी द शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। तो जब तीसरी बार उन्होंने मुझे खड़ा किया, बोले व्हाट इज योर नेम, आई सेड अक्षत गुप्ता सर, एंड देन ही गेव मी द शॉर्टेस्ट डिस्क्रिप्शन एंड डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। ही सेड, यू नो व्हाट Akshat, योर फादर डिस्कवर्ड योर मदर एंड इन्वेंटेड यू, सिट डाउन। That was the shortest difference between invention and discovery in my life. Though बाद में मुझे समझ में आया that it was the other way around. Actually, my mom proposed my dad, so she discovered my dad, and then I was invented. इन सब के बीच में अब जब मैं बड़ा हो रहा हूँ, तो मुझे समझ में आया कि everything that we think is an invention, most of those are, we are rediscovering those things which has already been rediscovered before. We are not inventing things, most of the things, and I'll give you a lot of examples. कहाँ से शुरू करूँ? गलीलियो एक व्यक्ति थे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना? जब वो यूरोपियन कंट्रीज में ये बोलना उन्होंने शुरू किया था कि सूरज बीच में है, अर्थ उसके गोल गोल घूम रहा है, और अर्थ फ्लैट नहीं होता, गोल होता है। तो उनके साथियों को फांसी पर टांग दिया गया था एंटी क्राइस्ट बोल के, और उनको लगभग उनके बाकी के पूरे जीवन, जब तक उन्होंने माफी नहीं मांगी इस गलती की कि अर्थ फ्लैट नहीं गोल है, तब तक उनको हाउस अरेस्ट रखा गया था। जब वहां पे ये सब हो रहा था, तो भी हमारे देश में ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे हिंदी में। भू मतलब लैंड होता है और गोल तो गोल है ही। सो समहाउ आपके और मेरे पूर्वजों को ये पता था कि धरती गोल है। हमको कभी इस बात में संशय नहीं था कि धरती फ्लैट है कि गोल है। एक दिन हमको अब ऐसी तरीके से हमको पढ़ाया गया, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी। तो ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी हम सब ने पढ़ा है बचपन में, सब क्लासेस में पढ़ाया गया। गलत पढ़ाया गया, और मैं तथ्यों के साथ आपको बता रहा हूं कि कैसे गलत पढ़ाया गया। न्यूटन के 500 साल पहले भास्कर द्वितीय नाम के एक शोधकर्ता थे। उन्होंने, उनके भी पहले ब्रह्मगुप्त नाम के एक विचारक थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, मतलब 1000 साल पहले, इसके न्यूटन के आने के 1000 साल पहले एक किताब लिखी गई थी। उस पूरी किताब में 3 लाइन लिखा था ब्रह्मगुप्त ने। उन्होंने लिखा था कि जैसे पानी का काम है शीतलता से बहना और ठंडक प्रदान करना, जैसे अग्नि का काम है जलना और हर चीज को भस्म करना, वैसे ही पृथ्वी का काम है हर चीज को अपने प्रति आकर्षित करना। बड़ी सी किताब में 3 लाइन। वो किताब लिख के चले गए, देहांत हो गया उनका। उसके 5 साल बाद, उसके 500 साल बाद भास्कर द्वितीय आए। उन्होंने इन 3 लाइनों को उठाया और उस पर खूब शोध किया, और उन्होंने एक शब्द दिया कि ये जो फिनोमेनन जो बता गए हैं कि अग्नि का काम ये है, पानी का काम ये है, पृथ्वी का काम हर चीज को अपने प्रति आकर्षित करना, उसको हम गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। वो लिख के चले गए। उसके 500 साल बाद न्यूटन अंकल पैदा होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमको मालूम है कि एप्पल गिरा और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी उन्होंने बना दी। 9 ग्रहों की बात कीजिए। हमको क्या लगता है कि एक दिन एक बड़ा सा टेलीस्कोप बनाया नासा वालों ने, और पूरे विश्व को बताया कि सुनो, बीच में सूरज है और पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, और देयर आर 8 मोर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन। ऐसा नहीं है। इसके कई 100 साल पहले से हम लोग 9 ग्रहों की पूजा करते आ रहे। गृह प्रवेश में या किसी भी अच्छे काम में आप देखते हैं चावल के 9 ढेर लगते हैं, उसके ऊपर 9 सुपारी रखी जाती। वैष्णव प्रथा में ऐसी होती है पूजा।
है ना, तो वो 9 सुपारी लगाई जाती है 9 ग्रहों की पूजा के लिए। मुझे नहीं पता, क्योंकि अनगिनत किताबें जला दी गई मेरी। मुझे नहीं पता कि मेरे पूर्वजों को, हमारे पूर्वजों को ये सब कैसे पता था। पर इस बात में आप मेरे से बहस करके, संशय डाल के मेरे को विचलित नहीं कर पाएंगे कि उनको पता तो था कि 9 ग्रह थे। हम लोग बहुत सारी चीजें सोचते नहीं हैं, सवाल पूछना बंद कर चुके हैं। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि एक चैरियट को इमेजिन कीजिए, एक रथ को इमेजिन कीजिए, तो रथ के सामने आपको घोड़े पता नहीं क्यों इवन नंबर्स में दिखेंगे, 2, 4, 6 में दिखेंगे। जितना बड़ा और महंगा राजा होगा उतने घोड़े आप बढ़ा लीजिए अपने मन में, मगर वो 2, 4, 6 इवन में ही होंगे। एग्री? हम कभी नहीं सोचते हैं कि सूर्य देव के घोड़े 7 क्यों थे। हमारे पूर्वजों को लगा था कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत का पूत तो क्या धन संचय। हमारे आने वाली आगामी पीढ़ी जो है वो सपूत ही होगी, उनको मेटाफोरिक लैंग्वेज समझ में आएगा। हम उससे छिटक गए। 7 इसलिए क्योंकि जब हम अब साइंस में पढ़ते हैं प्रिज्म, इधर से सूरज की रोशनी जाती होती है, उधर 7 निकलती है, दैट इज कॉल्ड विबग्योर। विबग्योर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑल द कलर्स। आपके और मेरे पूर्वजों को मालूम था बिना प्रिज्म के भी कि सूरज में 7 रंग होते हैं, और सूरज को पृथ्वी तक पहुंचाने का जो काम है वो है किरणों का। वो 7 घोड़े 7 किरणों के प्रतीक हैं। हमको नहीं पता। मैं अपने सार्वजनिक जीवन में बहुत से कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला। जन्मतिथि हो, पुण्यतिथि हो, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हो, या अनेक सार्वजनिक कार्यक्रम हुए हो, पिता के श्रद्धांजलि का हो या स्मृति व्याख्यान माला हो। लेकिन स्मृति व्याख्यान माला के माध्यम से अपने पिता को इतनी शानदार, इतनी गरिमा में श्रद्धांजलि का अगर कोई अवसर मिला तो मेरे जीवन का यह पल अत्यंत अविस्मरणीय है, अद्वितीय है, अद्भुत है। शायद मुझे ऐसा अवसर नहीं मिला था। कल अक्षय तृतीया थी, और अक्षय तृतीया का आज मैं समझता हूं कि अक्षय गुप्ता के रूप में आज जो सुनने का अवसर मिला वही मेरा पुण्य रहा। हम जानते तो हैं लेकिन जी नहीं पाते। बहुत कुछ हम सब अपने जीवन में जानते हैं लेकिन हम जी नहीं पाते। जानने और जीने में जो फर्क आता है वही हमारे जीवन का संशय है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि आखिर से आपने अपने कल, आज और कल में क्या देखते हैं। भारत बहुत वर्षों तक गुलाम था, भारत है, गुलामी गई फिर आ गया। आखिर खोया क्या और पाया क्या। ये सच है कि अगर हमने अपनी गुलामी में, अपने उस परतंत्रता में यदि हमने कुछ खोया है तो वो खोया आत्म गौरव खो दिया। हम आत्म विस्मृति में चले गए। और यदि कहा जाए कि आज की तारीख में आप पा क्या रहे हैं, तो आज देश में हम जो पा रहे हैं आत्म गौरव पा रहे हैं और आत्मविश्वास प्राप्त कर रहे हैं। जीने और जानने का जो अंतर है, हमारे डॉक्टर अक्षत गुप्ता जी ने जिस आत्मविश्वास के साथ इस व्याख्यान माला का शुभारंभ किया है, यह एक शुभ संकेत है। कई बिंदुओं पर उन्होंने बात कहा। हम सब मेल खाते हैं, लेकिन फिर उसको जब जीना होगा ना, जीवन में उतारना होगा, तो जीवन का अभ्यास करना होगा, तो निश्चित रूप से हमारे मन में संशय आएगी या कठिनाइयां होगी, और जानना और जीने का अंतर आ जाता है। आपने बताया प्रश्न, भगवान श्री राम ने जब उसके अत्याचार के कारण बाली का वध किया तो प्रश्न किया बाली ने, और बाली ने प्रश्न किया कि धर्म हेतु अवतेरु गोसाई, मार्यु मोहि व्याध की नाई।
आप धर्म का अवतार बन करके आए हैं पृथ्वी पर, और किसी शिकारी का जैसे शिकार किया जाता है वैसे शिकार किया, और आप धर्म के अवतार, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे, आप धर्म की स्थापना करने के लिए आए, और मेरा वध किसी शिकारी की तरह किया। प्रभु कैसा लग रहा है आपको? भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिनकाना, मम भुजबल आश्रित ही जानी, मारा चहस अधम भवानी। और कहते हैं, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन ये सठ कन्या समाचारी, ये नहीं कुदृष्ट बिलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप न हुई। यानी भगवान श्री राम ने वहां व्याख्या करते हैं कि धर्म की वास्तविक स्थापना क्या होती है। निश्चित रूप से स्मृति व्याख्यान माला में हम बहुत कुछ, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का शुभारंभ अक्षत गुप्ता जी ने किया है, हम स्वयं को जाने, ये सत्य है। भगवान श्री राम जब वन को जाते हैं, श्री हनुमान जी जब सामने आते हैं, कहा तुम कौन हो भैया, ये छोटे छोटे बालक इस बंगले में कैसे घूम रहे हो? तो वहां भी वही बात को कहते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान यहाँ आए। हम महाराज दशरथ के बेटे हैं, हम उनकी आज्ञा पाकर किस वन को आए हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान यहाँ आए। बहनों भाइयों, मैं जिम्मेवारी के साथ केवल इतना ही कहना चाहूंगा, हम जिस विषय में रहें, जिस प्रसंग में रहें, उनके अनुकूल हमको रहना पड़ेगा। आज स्मृति व्याख्यान, चूंकि समाज को हमारा प्रबोधन सही होनी चाहिए, हमारी दिशा सही होनी चाहिए, हमारा चिंतन सही होना चाहिए। स्मृति व्याख्यान हमारा जीवन में, हमारा जो संकट क्या है, संकट हमारे जीवन का संशय है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया, हे अर्जुन, तुम संशय को समाप्त करो, आप अपना कर्तव्य का पालन करो। यानी जो तुम्हारा जो संकट है, वो तुम्हारा संशय है। हम कभी कभी संशय में आ जाते हैं, हमारे संशय समाप्त होना चाहिए हमारे जीवन में। मैं समझता हूं कि जो शरद महंत स्मृति व्याख्यान माला के माध्यम से जिस प्रकार के उनके विचार, कभी कभी हम व्यक्तित्व तो पकड़ लेते हैं। हमारे महंत शरद महंत जी के बारे में जितना मैं जाना है, चूंकि यद्यपि मुझे लिख करके आया है, लेकिन जो विषय की स्थापना हुई है तो उससे भूमिका से स्पष्ट हुआ, चूंकि पूरा विषय, चूंकि उनके बारे में मुझे जानकारी हुई कि वो एक बहुत ही महान शिक्षक और सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एक प्रणेता थे। उस दिशा में उन्होंने बहुत काम किया था। पुत्र का, उनके अनुयायियों का, उन रास्ते पर चलने वालों का कर्तव्य है कि कभी कभी हम व्यक्ति को तो पकड़ लेते हैं, उनके विचार पकड़ नहीं पाते। हम व्यक्ति से को तो पकड़े, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उनके विचारों को पकड़ने का काम करना पड़ेगा। आज देश इस रास्ते पर चला है। मैं समझता हूं कि हमारे जीवन के, आज हम तो, मेरी ये असम की बहुत पावन धरा, अभी नवग्रह की चर्चा हमारे अक्षर जी कर रहे थे। मैं बताऊं, माँ काम्या के किस पावन धाम में जब आते हैं लोग यहाँ, तो यहाँ वस्तुतः यहाँ ये हमारा वो है जो नवग्रह का है ना, नवग्रह का एक बहुत पावन मंदिर है। और एक दिन मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठा था, तो डॉक्टर साहब के साथ, तो बताए कि गवर्नर साहब, यहाँ भगवान वशिष्ठ के मंदिर और वो तमाम ऐसे धार्मिक स्थानों का और उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उन्होंने मुझे बहुत उसकी गंभीरता से बताया। तो मेरे इस पावन असम, जहाँ पूज्य महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी, महापुरुष श्री माधव देव जी की पावन भूमि है और इस आध्यात्म की भूमि है। और वस्तुतः हम कहा भी करते हैं कि यह तो जहां पर भगवान भास्कर सबसे पहले उदय होते हैं, वह ये पावन भूमि है। मैं समझता हूं कि आज की ये व्याख्यान माला और हमारे जिस प्रकार से
इसकी शुरुआत की गई है। इस श्रीमंत शरत महन जी जिन्होंने संस्कृति के जागरण के लिए काम किया, आध्यात्म के जागरण के लिए काम किया, आज उस दिशा में इनका ये व्याख्यानमाला एक समाज में एक सकारात्मक संदेश देने में कामयाब होगा। मैं एक बार गया था बनारस में, तो मंदिर, एक मानस मंदिर है, मानस मंदिर में तुलसीदास जी की पंक्ति लिखा था, उनकी बनी थी। उसमें लिखा था, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। अतः बेटा परिवार में वही हो जो अपने माता पिता की स्मृतियों को, उनके पुण्यों को, उनके संस्कारों को, उनके चरित्र को, उनके आध्यात्म को, उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते हुए एक अच्छे समाज के निर्माण में, एक ज्ञानवान भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके, उसके आदर्शों को बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। माता पिता के प्रति, सबके प्रति आदर और ऐसे पूज्य पिता के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आइए इस प्रेरणा में, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं प्रोफेसर शरत महंत स्मृति व्याख्यानमाला के माध्यम से हम जो अक्षत जी ने बहुत ही विद्वतापूर्ण ढंग से अपनी बातों को बहुत ही जिम्मेवारी पूर्वक आज हम सबको प्रबोधन करने का काम किया, मैं समझता हूँ कि उस दिशा में चल करके एक अच्छे भारत का, एक अच्छे समाज का, और कहा भी जाता है हमें स्वयं को एक अच्छा व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति से एक अच्छा परिवार और अच्छे परिवार से एक अच्छा समाज और एक अच्छे समाज से एक अच्छा राष्ट्र बनता है। हम उससे जो प्रारंभिक इकाई है वह है एक व्यक्ति के रूप में व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण में विश्वास करता हूँ। देश अपने आत्मगौरव के साथ, आत्मविश्वास के साथ देश चल पड़ा है। हम कहीं ना कहीं उसमें अपनी जिम्मेदारी, अपने को स्वयं को जोड़ते हुए एक सुंदर भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत और प्रबुद्ध भारत जो दुनिया में कभी नेतृत्व किया था, वह नेतृत्व करता भारत जो दिखाई पड़ रहा है, हम अपने अपने स्थान से आत्मविश्वास के साथ हम आगे बढ़ें। एक बार फिर से मैं प्रोफेसर शरत महन जी को के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और विश्वास करता हूँ जिस मूल्य के साथ, जिस सोच के साथ आज की इस व्याख्यानमाला का शुभारंभ किया गया है, वो अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद। শৰৎ মহন্ত সোঁৱৰণী বক্তৃতানুষ্ঠান, এইটো 10টো বক্তৃতানুষ্ঠান আছিলে আমি এইবাৰ আয়োজন কৰা, আৰু শ্ৰী অক্ষত গুপ্তা আহিছিল। তেখেতে বৰ এটা ধুনীয়া ভাষণ দিলে। তেখেতে আমাক বহুত কথা এনেকৈ ক'লে যে আমাক ভাবিবৰ কাৰণে অলমষ্ট ফ'ৰ্চ কৰি দিলে যে আমি যিবিলাক বস্তু ইমান দিনৰ পৰা সৰুৰে পৰা শুনি আহিছোঁ, আমাৰ লেংগুৱেজ যিটো আমি সৰুৰে পৰা ইউজ কৰি আহিছোঁ, পাৰ্টিকুলাৰলি যদিও তেওঁ হিন্দীত ভাষণটো দিলে, মষ্টলি অসমীয়া, হিন্দী আৰু ইংলিছ মিলাই পেলাই যদিও ক'লে, মোৰ লাগিছে যে এই ভাষণটোৱে আমাৰ সকলোকে ফ'ৰ্চ কৰিছে যে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ ডাঙৰ কৰি আছোঁ, আমি কি শিকাইছোঁ, আমি লেংগুৱেজৰ কথা কেনেকৈ শিকাইছোঁ, আমি আমাৰ ৰিলিজনৰ কথা কেনেকৈ শিকাইছোঁ, আমি আমাৰ কালচাৰৰ কথা কেনেকৈ শিকাইছোঁ, আমি আমাৰ মহিলাৰ কথা কেনেকৈ শিকাইছোঁ, আমি কি শব্দ ইউজ কৰিছোঁ, সেইবিলাকে আমাৰ জীৱনবিলাক কেনেকৈ শ্বেপ কৰে আৰু আমাৰ আগৰ জেনেৰেশ্যনটোৰ জীৱনবিলাক কেনেকৈ শ্বেপ কৰিব। আৰু আমাৰ যে এইটো বহুত জৰুৰী হৈ আহিছে যে আমি এটা পজ লওঁ, আমি বুজোঁ যে আমি ক'ত আছোঁ এতিয়া, আমাৰ স্থান কাল পাত্ৰ কি, আৰু আমি কেনেদৰে আমাৰ আগৰ জেনেৰেশ্যনটোক শিক্ষা দিওঁ আমাৰ কালচাৰৰ সম্পৰ্কে। সেইবাবে বিৰাট ধুনীয়াকৈ তেওঁ ক'লে, বহুতে প্ৰশ্নও সুধিলে, গতিকে খুব ভালে ভালে হৈ গ'ল। আমাৰ অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়া তেখেতে এই অনুষ্ঠানটোত খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ দেউতাৰ কথা, প্ৰফেচৰ শৰৎ মহন্তৰ কথা আৰু তেখেতৰ স্মৃতিত আমি যিটো আয়োজন কৰাইছোঁ তাৰ কথা, বা আৰু শ্ৰী অক্ষত গুপ্তাৰ ভাষণটোৰ কথা, আৰু সেই ভাষণটোৰ জৰিয়তে অক্ষত গুপ্তাই কি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাৰ ওপৰতো ৰাজ্যপাল মহোদয়ে বৰ ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি কথা ব্যাখ্যা কৰিলে। গতিকে সকলোখিনি ভালে ভালে হৈ গ'ল আৰু আমাৰ খুব ভাল লাগিছে যে সকলোখিনি ভালে ভালে হৈ গ'ল। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয়
সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।